Hello students, welcome to lecture 3 of reproductive health. My name is Dr. Shubham Kaushik and I'm senior biology faculty at PP Savani Center for Excellence. तो अभी तक हम लोगों ने इसमें दो लेक्चर देख लिए, ठीक है। इसमें हम लोगों ने बेसिक एक इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का देख लिया और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये सारी टेक्निक्स जो हम लोगों ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है हम लोगों ने देख लिए थे, ठीक है। ये सारे मेथड्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे, ठीक है। तो इनको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द एवरेज फेलियर रेट ऑफ वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स, ठीक है। जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स हम लोगों ने लेक्चर 2 में पढ़े थे उनका फेलियर रेट कितना है, ठीक है। तो जैसे नेचुरल मेथड जो है, नेचुरल मेथड्स हम लोग ने पढ़े थे उसमें अराउंड 20 to 30% जो है वो फेलियर रेट है। कोइटस इंटरप्टस 23% जो है, परसेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, 100 वुमेन में बोल रहा है, 23% हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स 20% फेलियर रेट, ठीक है। मींस अगर वो 100 टाइम्स यूज होता है तो 20 बार वो काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद बैरियर मेथड्स 10 to 15 टाइम्स, 10 to 15% इसका फेलियर रेट है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ये काफी अच्छा काम करते हैं, मींस 2 to 3% इनका फेलियर रेट है, मीन 97% टाइम्स वो सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस 6% फेलियर रेट। तो इम्प्लांटेड कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, तो ये जो है 1% अराउंड इसका फेलियर रेट है। तो सबसे बेस्ट जो है वो है इम्प्लांटेड कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, क्योंकि इनका फेलियर रेट कम है। तो जो मेन पर्पस है कि प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो इम्प्लांटेड कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, एक नया टर्म यहाँ पर आता है, एक नया प्रोसेस हमको यहाँ पे पढ़ना, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है और वो नहीं चाहती प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना, तो हम कुछ प्रोसेस के थ्रू मेडिकली जो है उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। कौन से केस में कर सकते हैं, कौन से केस में नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो रूल्स जो है अलग अलग कंट्रीज के शायद अलग अलग रूल्स हैं, ठीक है। इंडिया में एक लॉ है जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली इंडिया के हिसाब से पढ़ने वाले हैं, बाकी कंट्रीज के रूल्स हमको नहीं पढ़ने, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एज एमटीपी या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा कि इंटेंशनल या वॉलेंट्री अगर हो रहा है तो उसे एमटीपी बोलेंगे। Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, ठीक है। तो 45 to 50 मिलियन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है पर ईयर पूरी दुनिया में, विच अकाउंट्स टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी इन ईयर, ठीक है। तो काफी अमाउंट ऑफ जो प्रेगनेंसी है उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। इट डिक्रीज द पॉपुलेशन दो इट इज नॉट मीन फॉर दैट पर्पस, ठीक है। और इसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, बट ये पॉपुलेशन डिक्रीज करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन हमको डिक्रीज ही करना है तो प्रेगनेंसी को ही अवॉइड करना है, प्रेगनेंसी होने के बाद उसे टर्मिनेट नहीं करना है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है, टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू कैजुअल इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग कोइटस और रेप्स, ठीक है। तो अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है तो उसको अगर टर्मिनेट करना है तो उस केस में इसको यूज किया जाएगा। एसेंशियल इन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल टू द मदर और द फीटस और, ठीक है। अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखा गया तो मदर को या बच्चे को जो है वो जान का खतरा है, उनकी डेथ हो सकती है, तो उस केस में भी जो है हम लोग प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। दे आर सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, शुरू के 3 महीने में वो सेफ है, ठीक है, अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो शुरू के 12 वीक्स में अगर टर्मिनेशन करते हैं तो वो सेफ है, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर मीन चौथे महीने से लेके छठे महीने तक अबॉर्शन आर वेरी रिस्की, ठीक है। तो उसमें जो है मदर की डेथ हो सकती है, मदर को ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है जिससे वो नेक्स्ट टाइम जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाए, ठीक है। आगे चलते हैं, बिकॉज ऑफ इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज मेनी कंट्रीज हैव नॉट लीगलाइज एमटीपी, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज में एमटीपी जो है वो लीगल नहीं है, मींस अब अगर आप प्रेग्नेंट हो गए
तो आपको वो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, आप टर्मिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। बट इन इंडिया we have legalized MTP in 1971 with some strict conditions to avoid its misuse, ठीक है। इंडिया में जो है टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउड है, बट कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। सच रेस्ट्रिक्शन आर टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फर्टिसाइड। इंडिया में जो मेजर प्रॉब्लम क्या है कि लोग जो फीटस है उसका सेक्स पता करने की कोशिश करते हैं, और अगर फीमेल है, बहुत सारे स्टेट्स में आज भी अगर फीमेल है तो वो चाहते हैं कि अबॉर्शन हो जाए, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाए, क्योंकि उनको तो सिर्फ लड़का ही चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एमटीपी का मिसयूज ना हो, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला जो एमनियोसेंटेसिस हम लोगों ने पढ़ा था वो कोई नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई करेगा तो डॉक्टर को भी और जो पेशेंट है उसको भी, दोनों को जो है उसकी सजा जेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद एमटीपी, क्या प्रॉब्लम्स है इसके साथ? मेजोरिटी ऑफ एमटीपी आर परफॉर्म इलीगली, ठीक है, मोस्ट ऑफ दी इलीगल होती है। मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, जो एमनियोसेंटेसिस का जो है मिसयूज होकर एमटीपी कराया जा सकता है। If the fetus is female, it is followed by MTP. Such practices are dangerous for the young mother and fetus, ठीक है। और यही नहीं कि सिर्फ जो है एबॉर्शन करा दिया, उससे फीमेल की हेल्थ पे भी बहुत दिक्कत आता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो दोबारा कभी प्रेग्नेंट ना हो पाए, ठीक है। तो ये हमारा एमटीपी हो गया। एमटीपी में ज़्यादा कुछ हम लोगों को नहीं समझना है, ठीक है, उसका मीनिंग समझना है, और वो लॉ कब बना 1971 में, वो याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक और टॉपिक, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। तो ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि बहुत सारी ऐसी डिजीजेज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं, तो उसके लिए हमको अवेयर रहना है, ठीक है। तो बहुत सारी डिजीज, दिस ग्रुप इंक्लूड कंडीशन ट्रेडिशनली स्पेसिफाइड एज ए वेनरेबल डिजीज, ठीक है। जो डिजीज है वो काफी वेनरेबल होती है, सच एज क्लेमाइडिया, गोनेरिया, सिफिलिस एंड जेनिटल herpes. AIDS and hepatitis, which are sexually transmitted disease and that also can be contracted in other ways also, ठीक है। तो ये जो है डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिट भी होते हैं और बहुत अलग तरह के रीजन से भी ये ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ कॉमन जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है गोनोरिया, ठीक है, ये बहुत कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। किससे होती है? ये बैक्टीरिया से होती है, जिसका नाम है नेसेरिया गोनोरे, ठीक है। क्या होता है इसमें? इन्फेक्ट्स म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है, किडनी से लेके जो पेनिस तक या वेजाइना तक, उसको पूरे को ये इन्फेक्ट करता है। जेनिटल डिस्चार्ज एंड पेनफुल यूरिनेशन, ठीक है, ड्यूरिंग यूरिनेशन जो है बहुत ज़्यादा पेन होगा उस पर्सन को। चिल्ड्रन बॉर्न टू इन्फेक्टेड मदर्स ऑफर सफर आई इन्फेक्शन, ठीक है। अगर मदर को ये डिजीज है और उनके बच्चा पैदा होता है तो उनके आईज में इन्फेक्शन मिलता है, ठीक है। तो ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, ये हमको याद रखना है। सेकेंड जो कॉमन एसटीडी है उसको हम बोलते हैं सिफिलिस, ठीक है। ये भी एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है ट्रिपोनेमा पैलिडियम, ठीक है। कॉजेस सोर्स एंड लेजाइन्स इन द जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। तो जो जेनिटल ट्रैक्ट है मेल एंड फीमेल में, उसमें जो है छोटे छोटे जो है सोर्स हो जाएंगे, लेजाइन्स होंगे, ठीक है। छोटे छोटे जो है गांठ जैसे बन जाएंगे, जो फूले फूले दिखाई देंगे उसमें, ठीक है। बर्निंग सेंसेशन एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन, यूरिनेशन के टाइम में थोड़ा जो है बर्निंग जैसा फील होगा, पेनफुल होगा। लेटर कॉजेस सोर्स इन द माउथ, फिर माउथ में जो है काफी इन्फेक्शन हो जाएगा, ब्लीडिंग होने लगेगी। कैन बी डेडली इफ नॉट ट्रीटेड, अगर ठीक से ट्रीट नहीं किया तो इसमें डेथ भी हो सकती है। उसके बाद है ट्राइकोमोनियसिस, ठीक है। ये किसके होता है? प्रोटोजोआ से होता है, जिसका नाम है ट्रिकोमोनास। वेजाइनल इरिटेशन, इचिंग एंड डिस्चार्ज, ठीक है। तो इसमें जो है वेजाइनल इन्फेक्शन होता है और इचिंग होगी और उसमें जो है डिस्चार्ज होने लगेगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा डेंजरस जो एसटीडी है दैट इज एड्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। जो वायरस से होती है उसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये क्या करता है? ह्यूमन में इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सिम्टम्स क्या है? कंटिन्यूअस कफ रहेगा, फीवर रहेगा, बॉडी गेट्स इन्फेक्टेड बाय अदर डिजीज लाइक निमोनिया। अब इम्यून सिस्टम डाउन हो गया, याद रखिए। एड्स में क्या हुआ? इम्यून सिस्टम डाउन हो गया। अब इम्यून सिस्टम डाउन होने की वजह से क्या होगा कि बॉडी जो है अब वो एक हॉटस्पॉट बन गई। अब कोई भी डिजीज आ सकती है उसमें, कोई रोक टोक वाला नहीं, मतलब आप समझिए कि पूरे
सिटी में से पूरा पुलिस हम लोगों ने हटा दिया, ठीक है, और चोर डकैत सबको पता चल गया, तो वो सब आएंगे, सब अपना जो है लूटेंगे। तो वही एड्स में होता है कि इम्यून सिस्टम ही खत्म हो गया तो सारे डिजीज, उस इंसान को एड्स तो हो गई, बाकी सारे निमोनिया, ठीक है, टीबी, मलेरिया, जो डिजीज है सारे हो जाएंगे, ठीक है। इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, एट प्रेजेंट देयर इज नो क्योर, ठीक है, और ये 1986 से अराउंड से इंडिया में चल रहा है, अभी तक इसका कोई क्योर नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं बना है। अब सोचिए, अभी कोरोना अभी आया, लोग बोल रहे हैं वैक्सीन बनाओ वैक्सीन बनाओ, 3 महीने में वैक्सीन बना दो। 1986, ठीक है, 34 साल हो गए, 34 ईयर्स हो गए, अभी तक कोई कंट्री उसका वैक्सीन नहीं बना सकती, ठीक है। तो आप समझिए कि वायरस का वैक्सीन बनाना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। 34 ईयर्स से हम लोग एड्स के साथ जी रहे हैं, हज़ारों लोग एड्स से मर रहे हैं, ठीक है। तो शायद वही चीज़ हमारे कोरोना के साथ होगी कि हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा, हज़ारों लोग कोरोना से हर साल मरते रहेंगे और वो बहुत कॉमन हो जाएगा, फिर लोग उस पर ध्यान देना छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये प्रिवेंटेबल है बट ट्रीटेबल नहीं है, आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आपको बीमारी हो नहीं, बट अगर बीमारी हो गई तो उसके बाद आप खुद को नहीं बचा सकते, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल पढ़ेंगे एचआईवी के बारे में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं। तो ये क्या करता है, देखिए, हमारे बॉडी में दो बहुत इंपॉर्टेंट इम्यून सेल्स होते हैं, दैट इज बी सेल्स एंड टी सेल्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो टी हेल्पर सेल्स है, जो बी सेल्स को एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। एंटीबॉडी जो है सारे वायरस बैक्टीरिया को किल करता है, तो बी सेल्स एंटीबॉडी बनाते हैं, बट बी सेल्स को कौन बताता है एंटीबॉडी बनाने के लिए, टी हेल्पर सेल्स, टी एच सेल्स, ठीक है। तो अगर टी हेल्पर सेल्स ही मर जाए, ठीक है, कोई हमारे बॉडी में कोई वायरस घुसे और टी हेल्पर सेल्स को ही मार दे, तो बी सेल्स कभी एंटीबॉडी नहीं बना पाएंगे, और बी सेल्स अगर एंटीबॉडी नहीं बना पाएंगे तो बॉडी एकदम क्लीन हो जाएगी वायरस और बैक्टीरिया के लिए, उससे कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनना ही बंद हो गई, ठीक है। तो क्या होगा, पूरा बॉडी जो है वो खुला मैदान बन जाएगा, कोई भी आ सकता है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, ठीक है। तो ये CD4 सेल्स जो है, तो टी है, इनको हम लोग टी हेल्पर सेल्स बोलते हैं कॉमनली, उनको ये आते ही डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो अगर किसी को एड्स हो जाता है तो उसका जो HIV का जो टी टी सेल्स नंबर है उसकी बॉडी में, वो 200 से कम हो जाते हैं। नॉर्मली ये जो है 13 लाख 14 लाख तक होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बट एड्स के केस में ये 200 से कम चले जाते हैं। सोचिए, एक सिटी में 14 लाख पुलिस वाले हैं और अचानक से 200 ही बचे से, तो कोई डरने वाला नहीं है, सब चोर जो घर में छुपे बैठे थे, सब बदमाश जो है वो बाहर निकल आएंगे, ठीक है। जो डर की वजह से अंदर बैठे हुए थे या बाहर वाले अंदर आने के लिए सोच रहे थे कि डर लगता था, और उन्हें पता चल गया कि भाई अब बड़ौदा में या सूरत में कोई पुलिस वाला नहीं है, तो सब वहाँ घुसने लगेंगे और चोरी करने लगेंगे, ठीक है। तो वैसे ही एड्स के केस में होगा कि वहाँ पर कोई भी बचाने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है ट्रीटमेंट अभी तक हम लोग नहीं ढूंढ पाए, ठीक है। इन नॉर्मल CD4 T सेल काउंट इज एनीवेयर फ्रॉम 600 to 1200, ठीक है। तो ये 600 to 1200 पूरी बॉडी का नहीं है, ये पर ml के हिसाब से बात करते हैं हम लोग। When a normal T cell count, a person can easily fight off infection, ठीक है। अगर ये नॉर्मल रहता है, ठीक है, तो जो है ये पर्सन जो है वो उस वायरस से लड़ सकता है, बैक्टीरिया से लड़ सकता है। बट अगर ये नीचे चला गया, ठीक है, टी सेल काउंट जो है वो नीचे चला गया, तो फिर वो वायरस से लड़ने की क्षमता उसकी चली जाएगी। विद एन एबनॉर्मल टी सेल काउंट, फाइटिंग ऑफ इन्फेक्शंस बिकम डिफिकल्ट। विद a low T cell count, one becomes susceptible to many disease, otherwise fighting off, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि कैसा हालत होता होगा कि पूरे बॉडी में से इम्यून सिस्टम ही खत्म हो गया, तो HIV का वायरस आया, उसके साथ बाकी वायरस भी आएंगे, ठीक है। अगर वो पर्सन जो है घूम रहा है या घर पे रह रहा है, हवा में जो है और कोई बैक्टीरिया है वो भी जाएगा अंदर, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, तो वो भी बीमारी फैलाएगा, ठीक है। तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। आप सोचिए, हो सकता है किसी के दिमाग में ऐसा आइडिया है जो बड़े बड़े साइंटिस्ट का आइडिया नहीं आया, तो कैसे हम इसको रोक सकते हैं, हाउ वी कैन स्टॉप मल्टीप्लिकेशन ऑफ HIV, ठीक है। तो वो आपको सोचना है, तो उससे पहले आपको इसके बारे में थोड़ा रीड करना पड़ेगा कि कैसे वायरस काम करता है, सेल में जाने के बाद वायरस क्या करता है और उसे हम किस स्टेप पे रोकें,
एक तो ये है कि हम लोग इसको अवॉइड करें, ठीक है, बट क्या हम इसका कोई ट्रीटमेंट बना सकते हैं? एक तो होता है प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंशन कर लिया तो बहुत अच्छा है, बट अगर किसी को हो गया तो हम उसे रोके कैसे? मान लो कि पता चला मेरे को, ठीक है, जैसे कि एक बार क्या हुआ, बेंगलोर में या चेन्नई में कुछ लोगों को HIV था, ठीक है, और बाकी लोगों ने क्या हुआ, उनका मजाक उड़ाया, ठीक है, और उनके साथ थोड़ा गलत व्यवहार किया। तो उन लोगों को बहुत बुरा लगा, उन लोगों ने बोला कि अब हम तो सबको HIV कर देंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने बहुत सारे निडल्स खरीदे और वो जो है अपने ब्लड में उन्होंने निडल को चुभोया, और उस निडल को जो है एक पर्ची के साथ जो है वो थिएटर में जो है PVR में जो है उन लोगों ने सीट पे लगा दिया, ठीक है। अब उसमें अंधेरा होता है, लोग जाके बैठे, उनके पैर में वो चुभा, ठीक है। तो जब उन्होंने चुभा, जो देखा तो वहाँ पे एक पर्ची रखी हुई थी, वहाँ पे लिखा हुआ था वेलकम टू द फैमिली ऑफ HIV, ठीक है। तो पूरे हॉल थिएटर में जो है पैनिक हो गया, लोग भागने लगे। फिर वो लोग जब जब भाग के जब उन्होंने टेस्ट कराया तो कोई भी HIV पॉजिटिव नहीं हुआ, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मेरे को व्हाट्सअप करिए कि HIV पेशेंट, हम लोग बोलते हैं कि HIV जो है ब्लड के थ्रू, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ब्लड के थ्रू जो है ट्रांसमिट होता है। तो उसने निडल ली, अपने HIV पेशेंट ने अपने ब्लड में डुबोया, ठीक है, और उस निडल को जो है उसने रखा, और वो निडल जो है उसके बैक में लगा, ठीक है, उसके हिप में, उसके पैर में वो चुभा और उसकी ब्लड तक गया। तो ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट हुआ, फिर भी किसी को भी HIV पॉजिटिव नहीं आया, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर किसी को ये डिजीज है तो हम उसे परेशान ना करें, उसका मजाक नहीं उड़ाएं, किसी को भी हो सकती है डिजीज, ठीक है। और दूसरा, अगर हम बायो के स्टूडेंट, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, रिसर्चर बनना चाहते हैं, तो अभी से हमें सोचना है कि इसका ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं। जिसने इसका ट्रीटमेंट बना लिया, नोबेल प्राइज पक्का है, और करोड़पति अरबपति बनना पक्का है। जिसने भी इसका दवाई बना लिया, सिर्फ बना लिया, उसके बाद बोल दो कि मैंने बना लिया है और घर पे सो जाओ, सारे दुनिया के सारे बड़े बड़े आदमी आपके दरवाजे पे खड़े होंगे कि हमें बताओ, हम आपको लाखों देंगे, करोड़ों देंगे, सिर्फ उनको फॉर्मूला बता दो, ठीक है। तो किस किस के थ्रू फैल सकता है? सारे बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैल सकता है, ब्लड के थ्रू, सीमन के थ्रू, वेजाइनल फ्लूइड के थ्रू, और ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू फैल सकता है। मींस इन्फेक्टेड मदर से उसके चाइल्ड में भी फैल सकता है। रिस्क फैक्टर जो है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, प्रोस्टिट्यूशन और कुछ ड्रग्स के थ्रू भी इसका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। 4 लेवल ड्रग जो है उनके थ्रू भी इसका रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा यही है इस समय कि कैसे हम इसको ट्रीट कर सके, ठीक है, कैसे हम इसका ट्रीटमेंट बना सके। सिम्टम्स जो है, देखो वायरस के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। कोरोना का सिम्टम देख लो, इन्फ्लुएंजा का देख लो, H1N1 का देख लो, HIV का देख लो, ऑलमोस्ट सिम्टम सेम होते हैं। तो बिना ब्लड टेस्ट के, बिना कंफर्मेटरी टेस्ट के हम नहीं बोल सकते कि क्या है। फीवर रहेगा, सब में आता है फीवर, फैटिक हर वायरस इन्फेक्शन में होता है, रैश मोस्ट ऑफ द वायरस इन्फेक्शन में होता है, हेडेक होगा, लिम्फ नोड जो है वो स्वेल हो जाएंगे, सोर थ्रोट रहेगा, गले में जो है थोड़ा कड़वापन आएगा, जो मोस्टली नॉर्मल कोल्ड भी होता है हमको। तो ये सारे सिम्टम्स हमको आने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद एज यू कैन सी द सिम्टम्स ऑफ HIV आर वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ अ कॉमन। इट इज फॉर दिस रीजन दैट मेनी पीपल आर अनअवेयर ऑफ द वायरस प्रेजेंट इन देयर बॉडी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को अगर स्टार्टिंग में सिम्टम्स आता है तो वो लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं, सर्दी खांसी हुआ है पर ठीक हो जाऊंगा, और वो काफी टाइम तक उससे पैरासीटामोल खा खा के जो अवॉइड करते रहते हैं। अगर स्टार्टिंग में टेस्ट करा लिया होता तो शायद बच जाते, बट वो उसे 4 महीने 6 महीने तक टालते रहते हैं। बट जब उनको ज्यादा दिक्कत होती है तब वो टेस्ट कराने जाते हैं और तब HIV पॉजिटिव आता है। अभी भी बहुत सारे लोगों को, ये कोरोना टाइम में बहुत सारे लोग कोरोना का टेस्ट कराने गए, कोरोना तो नेगेटिव आया, HIV पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो और ज्यादा टेंशन हो गई, कोरोना तो 10-12 दिन में ठीक हो जाता है, HIV ठीक होने वाला नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में हमें सोचना है, डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, सबसे पहले यू माइट हैव HIV एंड स्टिल फील परफेक्टली हेल्दी। ऐसा जरूरी नहीं हमारे बॉडी में HIV है तो कुछ सिम्टम आए, बहुत टाइम तक सिम्टम नहीं आता, 12 साल तक, कभी कभी 12 साल तक सिम्टम नहीं आता। ओनली वे टू नो फॉर श्योर इज आर इन्फेक्टेड और नॉट इज टू बी टेस्टेड। इसका परफेक्ट जो है आपको RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा और पर्टिकुलर इसका टेस्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। HIV टेस्ट जो है वो US गवर्नमेंट जो है उसको
अप्रूव करती है, एफडीए जो उसे अप्रूव करता है, पूरी दुनिया उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो ये डायग्नोसिस के रिलेटेड है। अब हम लोग जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हम लोगों ने देख लिया, तो ये एड्स का हमको याद रखना है, एचआईवी जो है वो वायरस है, वो करता है। उसके पहले जो हम लोगों ने देखे ट्राइकोमोनासिस, उसके नाम याद रखना है, प्रोटोजोआ का। सिफिलिस कौन से बैक्टीरिया से होता है वो याद रखना है। गोनोरिया कौन से बैक्टीरिया से होता है उसका नाम याद रखना है। ठीक है, तो ये नाम वाले क्वेश्चन या मेजर द फॉलोइंग टाइप इसका कुछ आ सकता है। एचआईवी कौन से सेल्स को अफेक्ट करता है, कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, CD4 रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो है हम लोग बात करेंगे इसके लास्ट लेक्चर में। देखिए इसके मुश्किल से 4 वीडियो बनेंगे। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग इसमें देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स कैसा है। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी आप लोगों ने सुना होगा, तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है और उससे रिलेटेड और कौन कौन सी टेक्निक है कि अगर कोई कपल है और उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इनफर्टिलिटी है, तो क्या हम आर्टिफिशियल टेक्निक से उनको बच्चा वो कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग आर्टिफिशियल जो है रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके 4 लेक्चर होने वाले हैं इस चैप्टर के, तो आप सारे देखिए। इसमें से मैक्सिमम 1 और 2 क्वेश्चन जो है नीट में आते हैं, बट ये एक डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस तरह के मरीज आपके पास आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन डिजीजों से खुद को भी बचाना है और इसको अवेयर भी करना है लोगों को इन डिजीजेस के बारे में। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन डिजीजेस के बारे में लोगों को अवेयर करें, और जब डॉक्टर बने तो वो सोचे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है आगे का पढ़ेंगे। ठीक है।